नमस्ते फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है मैंने 9th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उसमें हमने 2 चैप्टर समाप्त कर लिए थे। सेकंड लास्ट हमने भारत का भौतिक स्वरूप फिनिश किया था। अब हम 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अपवाह यानी कि ड्रेनेज। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अपवाह शब्द के बारे में बताया गया है कि अपवाह मीन्स होता क्या है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को इसमें देखने के लिए कहा गया है। तो उसमें विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम जो बना हुआ है ये जल विभाजक लिखा है, इसी को जल विभाजक कहते हैं। हमारी जो नदियाँ जो बहेंगी वो इधर की साइड बहेंगी और इधर से इधर को बहेंगी और इधर भी इधर से इधर को और इधर से इधर को, इसी को हम बोलते हैं जल विभाजक। और ये जो है ये हमारी एक नदी द्रोणी है, अपवाह द्रोणी जिसे कहते हैं, इसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। ये देखो, ये डायग्राम में बताया गया है। ये नदी स्रोत है हिमालय, इसका ऊपरी भाग, फिर मध्य भाग, फिर ये यहाँ पे आके गोखुर झील का निर्माण करती है, इसको निचला भाग बोलते हैं। फिर यहाँ लास्ट में जाके ये डेल्टा बनाती है जब ये समुद्र में मिलती है, तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में इन बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की 2 बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियाँ सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, यानी कि कोई नदी है और उसमें अगर आके कोई सहायक नदी मिल जाती है तो उसको एक नदी तंत्र कहते हैं। जैसे गंगा नदी है तो इसमें रामगंगा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक आके मिलती है तो ये एक नदी तंत्र बन जाता है। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में ये एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है तो ये नदी तंत्र बन जाता है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल
निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के दौरान का ढाल बहुत धीमा है सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। इसमें बॉक्स में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र पे। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदान भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं, ये हमें इसमें कहा गया ज्ञात करने के लिए। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी 2 भागों में बट जाती है। भागीरथी, हुगली जो इसकी एक वितरका है, यानी कि जो हुगली नदी है वो इसमें मिलती नहीं है, इससे निकल के अलग होती है, उसी को वितरका कहते हैं। दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है और गंगा नदी के अपवाह तंत्र को इसमें पहचान सकते हैं। ये मैप में दिया गया है, ये रहा हमारा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। इसमें सिंधु नदी का भी दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का, सबका अपवाह तंत्र दिया गया है, देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे अब हम। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर जो मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ये हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, कैन्यूला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है।
तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? हाँ, इसमें माजुली द्वीप जिसे कहते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी के सतह बढ़ जाती है और ये बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। धन्यवाद। आज हम यही समाप्त करते हैं। आगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।